नमस्कार साथियों। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के पार्ट 5 के इस प्रोग्राम में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पर स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं 4 पार्ट बना चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जिसे आप लोगों ने काफी सराहा है। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 5 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको भी आप लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए, और यदि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पहले से तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन एक चीज और बताऊं मैं कि पार्ट 5 देखने से पहले यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है तो फिर आप इसे नहीं समझ सकते। इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। देखिए, इस प्रोग्राम के कंटेंट क्या क्या है। पहला है फ्लैशबैक, जिसमें मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मैंने क्या क्या बताया था आपको, उसका थोड़ा ब्रीफ में बता दे रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रीटमेंट क्या है, क्यों करते हैं, क्या इसकी आवश्यकता है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। हाउ पार्ट मैंने आपको नहीं बताया था। पार्ट 2 में मैंने आयरन कार्बाइड डायग्राम के बारे में बताया था, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो बताए थे, क्या क्या फेजेस बनते हैं, और स्टील और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया था। पार्ट 3 में टीटीटी एंड सीसीटी डायग्राम्स, इसके बारे में बताया था कि टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम और सीसीटी कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम्स ये क्या होते हैं, कैसे ये बनाए जाते हैं, कूलिंग कप्स इसमें क्या क्या है और इसकी वजह से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या क्या फेजेस बनते हैं और इनका आपस में कंपेरिजन क्या है, ये मैंने आपको बताया था। पार्ट 4 में जो पार्ट 1 का हाउ पार्ट छूट गया था, उसमें मैंने आपको बेसिक हीट ट्रीटमेंट जो एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग है उसके बारे में बताया था। हीट ट्रीटमेंट का साइकिल क्या है, हीट ट्रीटमेंट करने के एडवांटेज क्या है एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग के, और उनका आपस में कंपैरिजन। पार्ट 5 में मैं आपको बेसिकली हार्डनिंग एंड टेम्परिंग के बारे में बताऊंगा कि हार्डनिंग एंड टेम्परिंग क्या होती है, हीट ट्रीटमेंट के साइकिल इसके क्या होते हैं, क्वेंचिंग मीडियम्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हार्डनिंग एंड टेम्परिंग को, और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ हार्डनिंग, हार्डनिंग के बाद हमें उसका क्या इफेक्ट मिलता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं स्लाइड में। कि देखिए, हार्डनिंग करने के बाद मटेरियल की हार्डनेस बहुत बढ़ जाती है, इट डेवलप्स हाई हार्डनेस। सेकेंड, बिकॉज ऑफ हाई हार्डनेस ये ब्रिटलनेस देता है, ब्रिटल्स काफी मेटल काफी ब्रिटल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई हार्डनेस। तीसरी चीज कि इट प्रोड्यूसेस हाई इंटरनल स्ट्रेसेस, काफी ज्यादा इंटरनल स्ट्रेस में प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस भी हाई होती है और इसी वजह से इसको हम टेम्परिंग भी करते हैं। आगे मैं बताऊंगा टेम्परिंग में। और चौथा जो पॉइंट था वो है कि डेवलप माइक्रोस्ट्रक्चर सुटेबल फॉर टेम्परिंग। टेम्परिंग के लिए जो एक बढ़िया माइक्रोस्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए हार्डनिंग का करना बहुत जरूरी होता है। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि हार्डनिंग का क्या इफेक्ट होता है। अब एक हीट ट्रीटमेंट का हार्डनिंग का साइकिल, हार्डनिंग का देखिए, हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग, ये बेसिकली हर हीट ट्रीटमेंट में आता है। हीटिंग करना, सोक करना, उसको यहाँ कूल की जगह मैंने क्वेंच वर्ड यूज किया, क्योंकि हम जनरली जहाँ पे हार्डनिंग करते हैं उसको क्वेंच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसके कई लोग हाई रेट ऑफ कूलिंग भी कहते हैं, हाई क्रिटिकल रेट ऑफ कूलिंग भी कहते हैं, लेकिन मैं क्वेंचिंग का इस्तेमाल करूंगा। तो हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग, इसका साइकिल देखिए, ये टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, ये टाइम एक्स एक्सिस पे है। यहाँ आपने इसको हीट किया, ये ऑस्टेट टेम्परेचर आ गया, इसके बाद यहाँ इसको आपने मेंटेन किया, और फिर आप बहुत फास्ट कूलिंग करते हैं, चाहे वो ब्राइन में करें, चाहे वाटर में करें, चाहे आप ऑयल में करें या आप पॉलीमर में करें। तो ये कुछ एक मीडियम्स हैं, कूलिंग मीडियम्स है बेसिकली, जिसमें हम इसको क्वेंच करते हैं। ठीक है, हार्डनिंग प्रोसेस क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था पार्ट 4 में कि हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील और हाइपरइलेक्ट्राइड स्टील 0.8 से कम यदि है तो कार्बन यदि कम है तो उसको हम हाइपो कहते हैं, और 0.8 से लेकर 2% कार्बन यदि है तो उसको हम हाइपरइलेक्ट्राइड स्टील कहते हैं। तो इसको बेसिकली हम हीट करते हैं, ऑस्टेनाइट रीजन में लाते हैं। AC 3 से 40 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव होता है, और इसको होल्ड करते हैं 1 आवर पर इंच या 45 मिनट्स पर इंच के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से। इसी तरह से हाइपर के केस में भी हम हीट करते हैं, और इसको हम AC 1 के अबव हीट करते हैं, करीब 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड अबव,
और सेम होल्डिंग टाइम रखते हैं, और फिर इसको हम क्वेंच करते हैं इस टेम्परेचर से या इस टेम्परेचर से क्वेंच करते हैं। तो जो साइकिल है हार्डनिंग का जो प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली प्रोसेस इज बेसिकली इनपुट प्रोसेस एंड दिस इज आउटपुट, क्वेंच हो जाता है। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग हार्डनिंग क्या होता है, ये मैंने एक टिपिकल केस लिया है 0.8% कार्बन स्टील का, जिसे कि हम यूटेक्टाइड स्टील कहते हैं। उस केस में हम इसको ऑस्टेनाइट टेम्परेचर 780 डिग्री होता है, यहाँ पे इसको हीट करते हैं, यहाँ पे सोक करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, और उसके बाद हम क्वेंच करते हैं। क्वेंच करने के बाद ये मार्टेनसाइट फॉर्मेशन हो जाता है। यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो ऑस्टेनाइट का ये स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ये ऑस्टेनाइट ग्रेन्स है। ठीक है, और ये जब आप क्वेंच करते हैं तो ये मार्टेनसाइट बन जाता है, जो कि बेसिकली कार्बाइड से निडल शेप में आप देख रहे हैं, चारों तरफ निडल शेप है, इस तरह करके ये आपका मार्टेनसाइट बनता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलरली ये एक आपका हार्डनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया यूटेक्टाइड स्टील के केस में। अब मैं चलता हूं आगे। हार्डनिंग के केस में जो टीटीटी कर्व्स मैंने आपको बताया था, ये देखिए कर्व्स है टीटीटी कर्व्स। इसमें आप देखिए बेसिकली ये आपका ऑस्टेटाइजिंग टेम्परेचर है 800 से 820 के आसपास होगा, और इससे आप सीधे क्वेंच करते हैं। ओके, वो क्वेंच करते हैं तो ये एमएस वाला एरिया है जहां पे मार्टेनसाइट बनना शुरू होता है। ये 50% मार्टेनसाइट है और यहाँ पे 100% बन जाता है नीचे आके। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है कि जैसे आइसोथर्मल में आप इसको यहाँ हीट करते हैं और इसके बाद इस टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, आप कूल करने के बाद यहाँ मेंटेन करते हैं और कूल करने के बाद इसको आप ये आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें आइसोथर्मल में बेसिकली जो मैंने आपको बताया था ग्रेन ग्रोथ, ठीक है ना, न्यूक्लिएशन ग्रेन ग्रोथ और डिफ्यूजन का फिनोमेना होता है। जबकि हार्डनिंग के केस में जहां मार्टेनसाइट बनता है, इट इज अ डिफ्यूजन लेस प्रोसेस और बहुत फास्ट रेट से कूलिंग करते हैं, क्वेंच करते हैं इसको, तो ये डिफ्यूजन लेस प्रोसेस है। इसमें कोई ग्रेन ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की नहीं होती है, स्ट्रेट अवे ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट बनता है। चूंकि एक हार्डनिंग टेम्परिंग का साइकिल है, इसीलिए टेम्परिंग का भी यहाँ दिखाया गया है, इसका वैसे कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। और ये आप देखिए हार्डनिंग के बाद जो स्ट्रक्चर आता है मार्टेनसाइट का, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको बेसिकली कि अलग अलग टाइप के बीसीसी फेराइट का स्ट्रक्चर है, ये एफसीसी ऑस्टेनाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, और ये मार्टेनसाइट जो ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्म होता है, ये मार्टेनसाइट का है जिसको हम बीसीटी कहते हैं, बॉडी सेंट्रल टेट्रागोनल। इस और इसमें डिफरेंस ये है कि आप देखिए सारे इसके साइड्स बराबर हैं, चूंकि ये क्यूब है, लेकिन इस केस में ये साइड जो है इसका लंबा हो गया है, ये सी जो है इज मोर देन ए बेसिकली। इसकी वजह से ये जो चीज दिख रही है आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी वजह से इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है और इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और डिस्टॉर्शन आता है। तो इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन आता है या स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, इसकी वजह से मार्टेनसाइट की हार्डनेस हमेशा आपको हाई मिलेगी। तो ये बेसिकली आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने दिखाया। फेराइट जो है बेसिकली इस तरह का होता है, और ये आपका एफसीसी है और ये आपका बीसीटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डनिंग, देखिए इसमें यह है कंपोजिशन की बारे में बात करता हूं। कार्बन शुड बी मोर देन 0.25%। इफ द कार्बन इज लेस देन 0.25 देन यू विल नॉट गेट अ गुड मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर। आपको मार्टेनसाइट अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें फेराइट कंटेंट ज्यादा होगा, और जब आप इसको क्वेंच कीजिएगा तो मार्टेनसाइट बहुत ही कम बनता है। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि आप हमेशा 0.25 से ऊपर, जनरली हम लोग मीडियम कार्बन स्टील जो 0.35, 0.40, 0.45 के आसपास अप टू 0.5 होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एलॉय स्टील, इसमें लो एलॉय और हाई एलॉय स्टील भी हो सकता है। कार्बन में भी आपका लो कार्बन स्टील तो नहीं होता है, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, ये सारे इफेक्टिव होते हैं हार्डनिंग के लिए। होमोजेनिटी ऑफ ऑस्टेनाइट, इसको देखिए, ये जो है होमोजेनाइज जितना रहेगा, होमोजेनाइज का मतलब ये है कि ऑस्टेनाइट चारों तरफ पूरा बराबर रहे, एक जैसा रहे, तो उसको आप होमोजेनाइज करके और देन आप जितना आपका होमोजेनाइज स्ट्रक्चर रहेगा, हार्डनिंग आपकी उतनी अच्छी रहेगी। थर्ड पॉइंट, ग्रेन साइज। ग्रेन साइज यदि फाइन ग्रेन साइज है तो आपको ऑस्टेनाइट अच्छा है, आपके ऑस्टेनाइट का ग्रेन साइज यदि फाइन है तो आपको हार्डनिंग अच्छी मिलेगी। ठीक है, लेकिन यदि ये कोर्स है तो आपको हार्डनिंग इतना अच्छा नहीं मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा, यदि आप पुराने आदमी हैं तो तेलको की ड्राइंग में लिखा आता था NHT, नॉर्मलाइज हार्डन एंड टेम्पर्ड। वो हार्डन टेम्पर्ड जो आप हमेशा कहते थे कि आप इसको नॉर्मलाइज कीजिए
और फिर उसको हार्डनिंग टेम्पर्ड कीजिए। तो ये चीज जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि यदि कोर्स ग्रेन है, कई बार आपको मटेरियल कोर्स मिलता है, कई बार आप जब ऑस्टेनेटर में ले जाते हैं हाई टेम्परेचर रहता है तो ऑस्टेनेट ग्रेन कोर्स हो जाती है, तो उसके लिए आपको नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको बढ़िया से हार्डनिंग कर सकें। तो ये फाइन ग्रेन साइज इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अ गुड हार्डनिंग। ओके, देन वी गो टू क्वेंचिंग मीडिया। जैसे मैंने ये बताया, ब्राइन, वाटर, ऑयल एंड पॉलीमर इंक्रीजेज हार्डनिंग रिवर्सिबली। रिवर्सली मतलब यहाँ सबसे कम हार्डनेस आएगी, यहाँ ज्यादा आएगी ऑयल में, वाटर में उससे ज्यादा आएगी और ब्राइन सबसे ज्यादा। तो इनकी जो क्वेंचिंग सीवियरिटी है वो उसी हिसाब से ब्राइन में सबसे ज्यादा, वाटर में उससे कम, ऑयल में उससे कम और पॉलीमर में काफी कम होती है। तो इससे भी आपकी हार्डनिंग का फर्क पड़ता है। उसके बाद आप आ जाइए हाई क्वेंचिंग टेम्परेचर। यदि आपका क्वेंचिंग टेम्परेचर यदि हाई है तो भी आपको हार्डनिंग उतना अच्छा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 800 पे इसकी स्टील को हीट किया और यदि आप 60-70 ऑयल क्वेंचिंग यदि आप करते हैं और 60-70 या 80 या कई बार गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, कई बार तो 80-110 तक भी चला जाता है, तो उस केस में आपको कूल करना पड़ेगा। इसके लिए आप देखते होंगे आप हीट ट्रीटमेंट शॉप में कि आपके हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं, एजिटेटर्स लगे होते हैं जो कि लगातार उसको चलाते रहते हैं और जिसकी वजह से जो गर्म माल है वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास होकर फिर बाद में वो ठंडे माल में ऑयल में आ जाता है और वो वापस टैंक में आ जाता है। तो इस तरह करके आपको यदि आपने हाई क्वेंचिंग टेम्परेचर पे आपने किया तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कूलिंग रेट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। 30 या 40 यदि भी आप कीजिए तो आपको हार्डनिंग का इफेक्ट अच्छा मिलेगा बजाय कि 60-70 या 80 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है सरफेस कंडीशन। सरफेस कंडीशन में ऑयल, ग्रीस, डर्ट, स्केल एक्सेट्रा, ये जो सारी चीजें हैं ये आपको यदि सरफेस पे है तो ये हार्डनेस को रिड्यूस कर देती है, हार्डनिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें हीट का जो ट्रांसफर है वो बहुत पुअर हो जाता है। इसकी वजह से जो कूलिंग चाहिए वो कूलिंग नहीं हो पाती है और हार्डनिंग ठीक से नहीं हो पाती। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि हार्डनिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हार्डनिंग के बारे में करीब करीब ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। नाउ आई विल मूव टू टेम्परिंग। Tempering is a process of reheating hardened steel to a predetermined temperature, soaking and then normal cooling to achieve desired properties in final product. टेम्परिंग जो है बेसिकली जो भी आपने हार्ड किया है उसको आपको टेम्पर करना ही पड़ेगा। तो उसको आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोकिंग दीजिए और फिर उसको नॉर्मल कूलिंग से कीजिए ताकि आपको जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो आपको मिल जाए। एक चीज और है जो मैंने रेड इसमें दिखाया हुआ है, ऑल हार्डन जॉब्स मस्ट बी टेम्पर्ड। हार्डन जॉब को टेम्पर्ड करना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा जॉब यदि हार्डन करके आप यूज करते हैं तो बहुत ब्रिटल होता है, वो यूज नहीं कर सकते, इसीलिए टेम्परिंग करना बहुत जरूरी है। पर्पज ऑफ टेम्परिंग क्या है, जो हम कह रहे हैं कि टेम्परिंग करना क्यों जरूरी है? टेम्परिंग करने से उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, खास करके सरफेस हार्डनेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह हो गया, इलोंगेशन, डक्टिलिटी, ये सारी चीजें इंप्रूव करती हैं। ब्रिटलनेस को रिड्यूस करता है, जो हार्डनिंग के दौरान ब्रिटलनेस आ जाती है मटेरियल में वो रिड्यूस हो जाता है। टफनेस ये इंक्रीज करता है और आप एक पर्टिकुलर सरफेस हार्डनेस जो आपको चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत हाई हार्डनेस होती है, टेम्परिंग के बाद आप एक जो डिजायरेबल आपकी हार्डनेस है वो आप अचीव कर सकते हैं जो आपको फाइनल प्रोडक्ट में चाहिए। तो ये बेसिकली पर्पज ऑफ टेम्परिंग हो गया। एक ये टेम्परिंग का मैं साइकिल दिखा रहा हूं, सेम चीज है। आपने हीट किया हार्डन जॉब को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जनरली हम ये टेम्परेचर मैंने दिखाया है 175 से 705 डिग्री। जनरली ये जो टेम्परेचर होता है इट इज बिलो AC1 टेम्परेचर। हमेशा AC1 से कम करते हैं, इसके रेंज में हम कर सकते हैं कहीं भी, बट इट शुड नॉट बी क्रॉस AC1 टेम्परेचर। ओके, AC1 टेम्परेचर आपको पता ही होगा 723 होता है। फिर इसके बाद हम इसको सोक करते हैं। सोकिंग का टाइम एज कम्पेयर टू हार्डनिंग ज्यादा होता है, सो दैट टोटल स्ट्रक्चर जो है अच्छी तरह से टेम्पर्ड मार्टेनसाइट में बदल जाए, और फिर इसको करने के बाद हम इसको नॉर्मल कूल करते हैं। तो ये एक टिपिकल टेम्परिंग का साइकिल हो गया जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। ठीक है, आई विल मूव टू टेम्परिंग का ही, जैसे मैंने आपको हार्डनिंग का दिखाया था सेम चीज है, वही साइकिल है। इसमें देखिए टेम्परिंग, ये साइकिल है टेम्परिंग का। उसको आपने हीट किया, हीट करके आप यहाँ ले आए, करीब 200 के आसपास का लो टेम्परेचर टेम्परिंग है ये। ठीक है, और फिर इसको आप नॉर्मल कूलिंग करते हैं तो ये टेम्पर्ड मार्टेनसाइट बन जाए। जब हार्डनिंग करते हैं, स्ट्रक्चर एज क्वेंच हार्डनेस ये देखिए मार्टेनसाइट का है, और जब आप टेम्पर करते हैं तो ये मार्टेनसाइट टूट के ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाता है और ये टेम्पर्ड मार्टेनसाइट कहलाता है। ठीक है, हार्डनिंग के बाद
एक और प्रिकॉशन मैं आपको बताऊं कि यदि हार्डनिंग करते हैं तो टेम्परिंग और हार्डनिंग के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है हार्डनिंग 2-4 लॉट कर लिया, एक साथ टेम्परिंग कर दिया प्रोडक्टिविटी के चक्कर में, लेकिन उसमें क्या होता है कि आफ्टर टेम्पर्ड जो है हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टीज में वेरिएशन है, हार्डनेस किसी जॉब में कुछ है, किसी में कुछ है। तो बेहतर यह रहता है कि आप हार्डनिंग कीजिए और उसके इमीडिएटली आप उसको टेम्पर्ड कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी। ठीक है, ये एक दूसरा टेम्परिंग का साइकिल है, सेम चीज है, बट इसमें थोड़ा आप देखिए हाई टेम्परेचर टेम्परिंग है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हमने रखा हुआ है एज कम्पेयर टू अर्लियर। ये लिखा हुआ है इसमें टेम्पर्ड टू डिजायर्ड हार्डनेस, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप कीजिए, बट इट शुड बी, ये देखिए ये 723 की लाइन है, तो इससे नीचे ही होना चाहिए ये चीज। ठीक है, ये हमेशा इससे नीचे होता है। तो हार्डनिंग एंड टेम्परिंग में ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एज क्वेंच हार्डनेस आपकी क्या आ रही है, टेम्परिंग भी उसी हिसाब से की जाती है ताकि आपको फाइनल प्रोडक्ट में वही प्रॉपर्टी मिले जो आप चाहते हैं। ये टेम्परिंग के वेरिएबल्स क्या क्या हैं टेम्परिंग में, जैसे 4 वेरिएबल्स मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, टेम्परेचर, टाइम एट टेम्परेचर, कूलिंग रेट फ्रॉम टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ स्टील। ये 4 फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं बेसिकली, जो टेम्परिंग को इफेक्ट करते हैं। जैसे ये आप देखिए, यदि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइएगा तो उसकी हार्डनेस भी डिक्रीज होगी, रिलेटिवली टीएस भी कम हो जाएगा, आपके यील्ड स्ट्रेंथ भी कम मिलेगी आप में, लेकिन उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी और इलोंगेशन बढ़ जाता है यदि आप हाई टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, यदि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हार्डनिंग टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा देर तक रखते हैं तो उससे भी हार्डनेस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ज्यादा देर तक यदि आप रखते हैं हार्डनिंग टेम्परेचर पे तो ग्रेन कोर्स हो सकते हैं, ऑस्टेनाइट कोर्स हो जाएगा, और कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर जो है हार्डनिंग अच्छा नहीं देता है, उसमें आपको इतना अच्छा हार्डनेस नहीं मिलेगा। और यदि वो अच्छा हार्डनेस नहीं मिलेगा तो आपको टेम्परिंग में भी उसका फर्क पड़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे आपका टेम्परेचर टाइम आप बढ़ाते जाते हैं उस टेम्परेचर पे आपको हार्डनेस कम मिलता जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑस्टेनाइट है उस हाई टेम्परेचर पे कोर्स हो जाता है। ठीक है, टाइम एट टेम्परेचर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कूलिंग रेट फ्रॉम टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर का जो कूलिंग रखा हुआ है आपने, जिस टेम्परेचर से आप कूल करते हैं, किस तरह से कूल करते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी स्लाइड्स में दिखाया है, स्लो कूल एंड फास्ट कूल, सेम चीज यहां भी है। और एक पर्टिकुलर साइकिल का दिखा रहे हैं कि स्लो कूलिंग फ्रॉम 375 टू 575, टफनेस इज डिक्रीज, दो टेंसाइल इज नॉट मच इफेक्टेड। ये टिपिकल केस है जिसमें कि यदि आप 375 से 575 के नीचे यदि आप उसको टेम्पर करते हैं तो आपको टफनेस कम मिलेगा, हालांकि टीएस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये कंपोजिशन ऑफ स्टील, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस हार्डनेस ऑफ कार्बन एंड एलॉय स्टील। ये जैसे मैंने ये यहां भी आपको यही कहा हुआ है, सेम चीज है। यदि आपका एलॉय या कार्बन स्टील है और यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका हार्डनेस जो है उल्टा डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, ये देखिए कुछ एक एडवांटेज मैंने दिखाए हुए हैं, जैसे इंप्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंप्रूव हार्डनेस, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज आ जाती है, और इंक्रीज इलोंगेशन, डक्टिलिटी, टफनेस। ये सारी चीजें जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली डिपेंड करता है आपने टेम्परिंग कितने टेम्परेचर पे किया है और आपका एज हार्ड एंड हार्डनेस क्या आ रहा है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। कुछ एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाए हैं टूल स्टील के केस में, जो हाई कार्बन स्टील्स होते हैं इनको लो टेम्परेचर पे करते हैं ताकि हार्डनेस ठीक ठाक रहे। जैसे वो ड्रिल्स हो जाते हैं, टैप्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं। और बॉल बियरिंग स्टील हो गया आपका, उसमें भी आप हाई कार्बन और क्रोमियम स्टील होता है बेसिकली है, तो इसको भी लो टेम्परेचर पे टेम्परिंग करते हैं ताकि आपको हार्डनेस और वो चीजें बराबर मिले। गियर एंड सैप्स हो गया, ये बल्कि फोर्जिंग्स वगैरह में, ऑटो इंडस्ट्री में, यहाँ भी यही चीज है। आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टेम्परिंग करके सो दैट आपको उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो आपको चाहिए वो मिले। स्प्रिंग स्टील के केस में आपको इलोंगेशन और इसकी टफनेस दोनों चीजें आपको इम्प्रूव मिलती हैं। इसके लिए आप टेम्परिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करते हैं। और स्ट्रक्चरल पार्ट्स, जनरली मीडियम कार्बन स्टील के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी आप टेम्पर करते हैं। और ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें अलग अलग केस में अलग अलग होता है, आप इसको यूनिफाई नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि आपको क्या फाइनल प्रॉपर्टी चाहिए, उसके हिसाब से आपको टेम्परिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो साथियों जैसा मैंने आपको बताया
कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये प्रोग्राम जो है मैंने 5 पार्ट में बनाया था, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, और आज ये 5वां पार्ट था। तो ये आपका अंतिम पार्ट था जो मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पार्ट को भी लाइक किया होगा, और अच्छा लगे तो आप इसको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को दिखाइए, शेयर कीजिए, और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। हार्डनिंग एंड टेम्परिंग में आपको फिर बताऊं, इट्स नॉट दैट इजी। इसमें सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका स्टील क्या है, आपके हीट ट्रीटमेंट, हार्डनिंग के, टेम्परिंग के साइकिल क्या क्या हैं, और आपको फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से ये आपको हार्डनिंग साइकिल और टेम्परिंग साइकिल वगैरह सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप हार्डनिंग एंड टेम्परिंग कीजिएगा। उसके लिए जनरली लोग कई बार सैंपल डाल देते हैं हार्डनिंग साइकिल में, और पहले उसका इफेक्ट देख लेते हैं, फिर उसको टेम्पर करके देख लेते हैं, और यदि उनको प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको करते हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। जनरली सारे हीट ट्रीटमेंट शॉप में ये किया जाता है कि पहले कुछ सैंपल पीसेस डाल के एच को हार्डनेस देख लिया, फिर उसके बाद हमने उसके हिसाब से टेम्परिंग करके देख लिया। यदि प्रॉपर्टी 5 पीसों में ठीक आती है तो यू गो फॉर अ पर्टिकुलर लॉट। एक पूरा 400 का, 500 का, जो भी आपका लॉट है वो आप ले सकते हैं और उसको हीट ट्रीट कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने इतना सुना और इतने धैर्य से सुना, मैं इसके लिए आप लोगों का थैंक यू कहता हूं। सो थैंक्स फॉर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी